हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है रघुवंशी नीट यूजी के कैप्सूल कोर्स में। मेरा आज का जो टॉपिक है वो इलिंगम डायग्राम, ठीक है। और इलिंगम डायग्राम का एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, तो मेनली हम इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे और कुछ ग्राफ को हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं और कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं उसके भी बारे में हम जानेंगे। इलिंगम डायग्राम, नाम इलिंगम रखा गया क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम इलिंगम, उसके बेसिस पर रखा गया था। एक्चुअली में ये हमें बात करता है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटलर्जी की, ठीक है, मेटलर्जी की थर्मोडायनेमिक्स में। और जो मेन एप्लीकेशन है इलिंगम डायग्राम का, वो सबसे ज्यादा तब देखेंगे जब किसी मेटल ऑक्साइड्स को हमें रिड्यूस करना होता है उसके मेटल्स में। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि हम इस इलिंगम डायग्राम का जो सबसे मेन एप्लीकेशन है वो इस फॉर्म में होता है कि जब हमें किसी मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट करना है तो हम ये जानते हैं कि इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और ये हमें रिडक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड का जब मेटल में कन्वर्ट करना होगा तो हम इलिंगम डायग्राम का एप्लीकेशन लेके करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपके सामने ग्राफ रखता हूं कि व्हाट इज द इलिंगम डायग्राम। देखिए, ये ग्राफ होता है इलिंगम डायग्राम का। और जब आपको पहले ही मैंने बता दिया कि ये थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटलर्जी होती है, तो यहां पे कुछ थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशंस आएंगे और उन्हीं इक्वेशन के बेस्ड पे ये पूरा ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। तो पहले उस इक्वेशन को हम समझते हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ। तो ध्यान सुनिएगा, देखो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें थर्मो के अकॉर्डिंग, तो थर्मो में हम जो दो चीज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक पढ़ते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोले तो ऐसा फिनोमिना और ऐसा प्रोसेस जो क्या हो, अपने आप हो, मतलब जो नेचर में विदाउट अपने आप हो, ठीक है। मतलब उसके लिए कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत ना हो, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। और जिस प्रोसेस में हमें किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत होती है उसको बोलते हैं हम नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग पहला डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। डेल्टा एच बोले तो इंथैल्पी, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव। डेल्टा एस बोले तो पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा जी बोले तो नेगेटिव होना चाहिए। ये तीन कंडीशन किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए होता है। लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाते हैं तो एक अलग से हमें आ जाता है ई सेल, जो कि वो भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये चार क्वांटिटी पूरे केमिस्ट्री में रोल निभाते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को प्रेडिक्ट करने में। और नॉन स्पॉन्टेनियस, इनमें से जो नहीं होगा उसी को हम नॉन स्पॉन्टेनियस ले लेंगे। लेकिन मेन मुद्दा जो हमारा खेल चलेगा वो डेल्टा जी से ही हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो डेल्टा जी का हम इक्वेशन जानते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। इसी इक्वेशन से पूरा का पूरा इलिंगम डायग्राम बनाया गया है और यही चीज है जो इलिंगम डायग्राम को बताती है। अगर ध्यान से देखो तो इलिंगम डायग्राम में होता क्या है, अगर इलिंगम डायग्राम में देखो तो वाई एक्सिस पे आपको बोला जाता है डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन और टेम्परेचर, इन दोनों के बीच का ही ग्राफ होता है। और इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, इस इक्वेशन की बात करें तो ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू, यहां पे जो x होता है वो क्या होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, t माइनस टी डेल्टा एस प्लस डेल्टा एच, ये लिख सकते हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस प्लस डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखें तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस एम एक्स, ठीक है, प्लस सी। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान सुनना, यहां पे जो x है वो क्या है, t है। एक्स एक्सिस पर हमने t रखा हुआ है और डेल्टा जी कहां रखा हुआ है, y में रखा हुआ है। और डेल्टा एस यहां पे क्या हो जाएगा, m, ठीक है, माइनस एम और डेल्टा एच क्या हो जाएगा, c। तो इसका मतलब इससे हमें यह पता चलता है कि इस ग्राफ में जो y एक्सिस पे वो डेल्टा जी है, जो t पे है वो, जो x एक्सिस पे वो टेम्परेचर है, और जो इसका इंटरसेक्ट है, देखो y एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट है वो क्या है, c है, यानी कि वो क्या है, डेल्टा h है। वो इंटरसेक्ट जो इस पे है डेल्टा h है। और जो स्लोप डिसाइड कर रहा है
स्लोप आप देखो तो जितने भी रिएक्शन है उनके स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। कुछ रिएक्शन है जिनके स्लोप निगेटिव है। अब क्यों है देखेंगे अभी उसके बारे में। तो ध्यान से रखना, वाई एक्सिस पे डेल्टा जी और फॉर्मेशन, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, और जो इसका इंटरसेप्ट होता है वो डेल्टा एच होता है, और इसका जो स्लोप होता है वो डेल्टा एस होता है, बोले तो एंट्रोपी। ओके, हमें इतनी बात समझ में आई कि मतलब प्रेडिक्ट कैसे करेंगे वो करेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, मोस्ट ऑफ इलिंगम डायग्राम के जो स्लोप है वो पॉजिटिव के हैं। तो ध्यान सुनो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आप सोचो स्लोप पॉजिटिव कब होता है, जब एम क्या हो, पॉजिटिव हो। अब पॉजिटिव क्यों हुआ, तो ध्यान सुनो, इलिंगम डायग्राम में अगर हम एक चीज और बारीकी से अगर चीज आप देखो तो मोस्ट ऑफ द मेटल किसमें पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, सॉलिड में, ठीक है। और ऑक्सीजन किसमें होता है, गैस में, और मेटल ऑक्साइड जो बनाओगे वो किसमें आएगा, सॉलिड में। तो देखो आप सॉलिड से कहां जा रहे हो, सॉलिड, तो इससे हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं क्या, नहीं करने वाले। हम कहां जा रहे हैं, गैस से सॉलिड में। तो गैस से सॉलिड में जाने पर एंट्रोपी क्या होगा मुन्ना, डेल्टा एस। एंट्रोपी क्या होगा, जब गैस से हम सॉलिड में आते हैं तो एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी घटता है, नेगेटिव में। किसमें जाएगा, घटता है, नेगेटिव में। याद रखना, गैस से तुम कहां जा रहे हो, सॉलिड में, तो तुम्हारा रैंडमनेस होता है ना, तो रैंडमनेस गैस से सॉलिड में कम हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, माइनस में घटता, उसको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा एस क्या हो रहा है, नेगेटिव। अगर डेल्टा एस नेगेटिव हो रहा है तो ध्यान से देखो, अगर डेल्टा एस नेगेटिव, मोस्ट केस में याद रखना, इलिंगम डायग्राम में यही तो बात होती है कि मोस्ट केस में डेल्टा एस क्या होता है, नेगेटिव। और जब डेल्टा एस नेगेटिव, तो अकॉर्डिंग टू डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बताओ इसकी वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, दैट मींस एम इज द पॉजिटिव, और एम पॉजिटिव का मतलब स्लोप पॉजिटिव। इस वजह से इलिंगम डायग्राम में जितने भी रिएक्शन है वो सब क्या है, पॉजिटिव स्लोप के हैं। एक ही रिएक्शन है जिसका स्लोप नेगेटिव, वो क्यों है, यहां पे देखो कौन है, कार्बन। कार्बन किसमें पाया जाता है, कार्बन O2। जो इसका रिएक्शन है जिसका नेगेटिव स्लोप है वो क्या है, कार्बन प्लस O2 क्या बना रहा है, CO2। तो ध्यान से देखो, सॉलिड, कार्बन सॉलिड में पाया जाता है, गैस, तो गैस से गैस में जा रहा हो, इससे तो कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, किसमें जा रहा हो, सॉलिड से गैस। जब सॉलिड से गैस जा रहा हो तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी, प्लस में। और जब एंट्रोपी बढ़ी तो एम की वैल्यू नेगेटिव, यानी कि स्लोप क्या आ गया, स्लोप नेगेटिव। तो एक ही ग्राफ है जिसका स्लोप नेगेटिव, मोस्ट ऑफ के क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। बात समझ में आया, तो ये समझना कि वाई एक्सिस पे ये क्यों है, ये कौन है, ये कौन है। अब इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। अब हमारे जो समझने की इसमें प्रेडिक्शन करने का है, जो मेन बात है वो ये बात है कि तुम्हें यह पता है कि जितना डेल्टा जी नेगेटिव वैल्यू होता है किसी भी प्रोसेस का डेल्टा जी जितना नेगेटिव, वो प्रोसेस उतना ही स्पॉन्टेनियस होता है। याद रखना, जिस प्रोसेस का डेल्टा जी जितना नेगेटिव वो प्रोसेस उतना ही स्पॉन्टेनियस। तो ध्यान से देखो, मैग्नीशियम का अगर एग्जांपल लें तो मैग्नीशियम देखो, जब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मैग्नीशियम का स्लोप पॉजिटिव जा रहा है, और स्लोप पॉजिटिव का मतलब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ रही है। ध्यान से देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ रही है, और डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, और डेल्टा जी के पॉजिटिव होने का मतलब ये प्रोसेस धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। ये चाह ही नहीं रहा है, जब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे देखो स्लोप ऊपर चला जाता है, मतलब वैल्यू ऑफ डेल्टा जी पॉजिटिव बढ़ रहा है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज डिक्रीजिंग, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड डिक्रीजिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। ब्रेक डाउन ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या होगा, डिक्रीजिंग। मतलब आपका फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन ब्रेक डाउन ऑफ मेटल ऑक्साइड ये इंक्रीजिंग करेगा। ब्रेक डाउन, इसका फॉर्मेशन जब डिक्रीज कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड का कह सकते हैं ना कि ब्रेक डाउन इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में? तो याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पे इलिंगम डायग्राम के अकॉर्डिंग जब भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मोस्ट ऑफ रिएक्शन के क्या हो रहे हैं, स्लोप पॉजिटिव जा रहे हैं, और मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती जा रही है। इसका मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन तुम नहीं करा पा रहे हो, मतलब लो हाई टेम्परेचर पे मेटल का ऑक्सीडेशन कराना
इम्पॉसिबल होता जा रहा है। और याद रखो, जब मेटल खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो क्या दूसरे को रिड्यूस करेगा? जब मेटल खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो दूसरे को रिड्यूस नहीं करेगा। इस वजह से मैक्सिमम टेंपरेचर पे अगर बात करें तो जो मेटल के ऑक्साइड्स हो जाते हैं वो रिड्यूस करने में कैपेबिलिटी क्या होने लगती है, उनकी घटने लगती है। तो इससे दो चीज बात याद रखना, टेंपरेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव, मतलब आपका डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ रही है और नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ रिएक्शन जा रहा है। ये बात। अब छोटा सा बात एक और कर लेते हैं, एक बात और कि जो सर ये पॉइंट है, जैसे देखो ध्यान से, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को ले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब इस पॉइंट पे गया, देखो इस पॉइंट पे जब यहां पे आया था मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पे, तो देखो यहां के बाद जाना चाहिए ऐसे ना, जब ऐसे जाना, लेकिन ये इसका स्लोप अचानक बढ़ा क्यों? ये क्यों बढ़ा? तो ध्यान सुनना, मैं इसमें डिटेल में बात करूंगा, लेकिन याद रखना इस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। इस पॉइंट के बाद मेटल क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट करने के बाद ही इसकी क्या होती है, स्लोप। याद रखना जो डेल्टा एस की वैल्यू होती है वो और पॉजिटिव हो जाती है, सॉरी और निगेटिव में चली जाती है, और निगेटिव में जाने से स्लोप और पॉजिटिव हो जाता है। तो जो ये विग्रस आपका एक तरह से इंक्रीमेंट जो आया है स्लोप का, वो ड्यू टू द मेल्टिंग पॉइंट के बाद का इंक्रीमेंट है। याद रखना जो भी पॉइंट है, जहां पे भी आपको पॉइंट लिख रहा है, वो याद रखना उस मेटल का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। एक बात याद रखना, इंपॉर्टेंट एक बात और है कि जो सबसे ज्यादा मेटलर्जी में एप्लीकेशन है उसका मैं बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन यह होता है, जैसा मैंने बताया ना कि मेटलर्जी में आप क्या करते हो, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना होता है मेटल में। तो किसी भी मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में अगर रिड्यूस करना है, वी नीड रिड्यूसिंग एजेंट। किसी भी अगर मेटल की बात करें, देखो जैसे अगर हम किसी भी मेटल ऑक्साइड्स की बात करें, मेटल ऑक्साइड्स को तुम्हें क्या ले जाना है, मेटल में, और तुम्हें क्या करना है, ऑक्सीजन हटाना है। तो तुम्हें क्या करना है, इसका रिडक्शन कराना है। तो रिडक्शन कराने के लिए तुम क्या यूज कर सकते हो, या तो तुम हाइड्रोजन पास करा दो, हाइड्रोजन गैस, या हाइड्रोजन इसको रिड्यूस करा सकते हो, या फिर कोई मेटल ले लो, जो इसको रिड्यूस कर दे। तो इलिंगम डायग्राम ये बताता है, जो एक काम की बात बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना, याद रखना, इसको नोट कर लेना कॉपी पे। नीचे वाले ग्राफ, याद रखना, नीचे वाला ग्राफ का जो मेटल होता है ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड्स को रिड्यूस करेगा। मैंने क्या बोला, नीचे वाला ग्राफ मेटल जो सबसे नीचे होगा वो उस ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देगा। मतलब कि एल्युमिनियम ऑक्साइड्स को, जो एल्यूमिना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स को मैग्नीशियम क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, क्योंकि इसके नीचे एल्युमिनियम जो होता है वो जिंक ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देगा जिंक में। तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर वाले ग्राफ के मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर सकता है। ये सबसे बेस्ट और सबसे मेन एप्लीकेशन है इलिंगम डायग्राम का। बट इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर तुम देखो ध्यान से टेंपरेचर बढ़ाने पे, इस टेंपरेचर पे अगर देखो ध्यान से तुम, इस टेंपरेचर पे, मैंने अभी क्या बोला, मैंने यही बोला ना कि नीचे वाला ग्राफ वाला मेटल अपने ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करेगा। तो अगर ध्यान से देखो इस टेंपरेचर की अगर बात करें, अगर हम इस टेंपरेचर पे चले गए तो अब देखो ग्राफ किसका ऊपर हो गया, मेटल ऑक्साइड्स का, और नीचे कौन आ गया, एल्युमिनियम। मतलब इस टेंपरेचर पे मैग्नीशियम एल्युमिनियम ऑक्साइड्स को रिड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस टेंपरेचर पे ये क्या हो गया है, ऊपर हो गया है नीचे। तो इस टेंपरेचर पे एल्युमिनियम रिड्यूस कर सकता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये सबसे मेन एप्लीकेशन है। याद रखना, किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पे नीचे वाला जो मेटल होगा अपने ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड्स को ही रिड्यूस कर सकता है। ये बात याद रखना। और जो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट हम कार्बन को यूज करते हैं हर जगह, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन को यूज करते हैं, क्योंकि देखो टेंपरेचर बढ़ाने पे, याद रखना यही एक ग्राफ है कार्बन का, सीओ में कन्वर्ट करना, यही एक ग्राफ, ऐसा ग्राफ है जो टेंपरेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, इसकी स्लोप और नेगेटिव चली जा रही है, मतलब और स्पॉन्टेनियस की तरफ चली जा रही है, और स्पॉन्टेनियस की तरफ ये बढ़ती जा रही है। और कोई ऐसा ग्राफ नहीं है जो हाई टेंपरेचर पे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे। ठीक है, तो इसको 2-3 बार आप वीडियो देखना, 2-3 बार इसको करने की कोशिश करना। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत छोटे तरीके से मैंने बताया कि इलिंगम डायग्राम को तुम कैसे प्रेडिक्ट करते हो और इसका कैसा यूज कर सकते हो। इसमें कुछ पॉइंट याद रखना, इसी पे अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।